हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम एनईपी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। एनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब तक जो है कितनी शिक्षा नीतियाँ आई हैं? अब तक जो है 3 शिक्षा नीति आई हैं। कितनी एजुकेशन पॉलिसी आई हैं? 3। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई 1986 में। और अब जिस एजुकेशन पॉलिसी में हम चल रहे हैं वो है 2020। ठीक है, एनईपी 2020। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं एनईपी 1968 के बारे में। ठीक, एनईपी जो 1968 थी, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 वाली, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, जिसको आप कोठारी के नाम से जानते हैं, जिनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। ये किसकी सरकार के टाइम पर आई थी? ये आई थी आपकी इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है, एनईपी 1968 किसकी सरकार में आई थी? इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसके अंदर कोठारी कमीशन से रिलेटेड हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं 10+2 का मेथड। ठीक, फिर उसके बाद कौन सी एजुकेशन पॉलिसी आई? उसके बाद आई एनईपी 1986। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, 68 जस्ट अपोजिट है 1986। ठीक है, ये कब आई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जनार्दन रेड्डी। कौन थे इसके अध्यक्ष? जनार्दन रेड्डी। ठीक है, ये किसकी सरकार के टाइम पर आई थी? ये आई थी आपकी राजीव गांधी की सरकार में। किसमें आई थी? राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर ये आई थी। ठीक, जब एनईपी 1986 आई थी, जब एनईपी 1986 आई थी तो उसमें 1992 में आपने एक टर्म सुना था, संशोधित होकर 1986 को 1992 में संशोधित किया पीओए के नाम से। पीओए क्या था? पीओए था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। पीओए क्या था? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसमें हमने एक नाम और भी सुना जो था यशपाल कमेटी का नाम था। किसका नाम था? यशपाल कमेटी का। ठीक, यशपाल कमेटी में किसकी बात की गई थी? यशपाल कमेटी में लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में बोला गया। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब था बिना बोझ के शिक्षा। लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा से मतलब शिक्षा बोझ नहीं है, इस तरीके से नहीं। बिना बोझ के शिक्षा से मतलब था स्कूल में जो है वो बैग नहीं होगा, जो भी लर्निंग मटेरियल्स होगा वो सारा सब कुछ कैसे होगा? स्कूल में ही सबमिट होगा। ठीक है, बच्चों पर जो है बैग का बोझ नहीं आएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स नो बैग। अब हम जरा जान लेते हैं कोठारी कमीशन के बारे में, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोठारी कमीशन 10+2। ठीक है, कोठारी कमीशन में जो था 6 से 18 एज ग्रुप के लिए थी। यानी कि कितने से कितनी एज के लिए थी कोठारी कमीशन? 6 से 18 एज ग्रुप के लिए थी। 6 से 18 एज ग्रुप में कितने कौन कौन सी क्लासें आती थी? 6 से 18 एज ग्रुप में आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे आते थे। ठीक है, 6 साल से 18 साल तक की बात की गई, जिसमें फर्स्ट क्लास से 12th क्लास के बच्चे आए। अब ये जो 6 से एडमिशन किसमें हुआ था? 6 में। 6 से 16 ईयर तक आपका 10 वाला पैटर्न चला। 10 वाले पैटर्न में कौन कौन सी क्लास आई? 1st to 10th क्लास आई। ओके, 10 ईयर तक कौन सा पैटर्न चला? 1st to 10th क्लास। 10+2 में कौन कौन सी क्लास आई आपकी? 11th एंड 12th क्लास। 2 में कौन कौन सी क्लास आई आपकी? 11th एंड 12th क्लास आई। अब हम एनईपी 2020 के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा पैटर्न क्या था? इसका पूरा पैटर्न था 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4। 10+2 चेंज होकर के क्या बन गया? 5+3+3+4। ठीक है, 5 में कौन से बच्चे थे? 3 से 8, 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे थे। तो पूरा 5 साल का फेज हुआ ये। और 3 वाले में कौन कौन से बच्चे थे? 8 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे थे। पूरे 3 साल का फेज हुआ ये। और जो आपका नेक्स्ट 3 है उसमें 11 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे थे। ये भी पूरा 3 साल का फेज हुआ। और जो लास्ट हमारा 4 है उसमें 14 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे थे। ठीक है, इसमें किस एज ग्रुप की बात हुई? यानी कि इसमें 3 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों की बात हुई, जो कि पहले में हमारे 6 साल से शुरू था। ठीक है, तो चेंज होकर के वो जो एज ग्रुप था वो 3 हो गया। अर्ली चाइल्डहुड की इसमें बात की गई है। ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के 12वीं क्लास तक 12th क्लास तक इसमें बात हुई है। अर्ली चाइल्डहुड से मतलब है प्रारंभिक शिक्षा, फर्स्ट क्लास से भी पहले की शिक्षा। ठीक, अब हम और इसको डिटेल में देख लेते हैं।
ये तो हमारी ओल्ड थी, जिसमें 10+2 का पैटर्न था, 6 साल से लेकर के 16 साल, 10 साल का ये पैटर्न हो गया, 16 साल से लेकर के 18 साल, 2 साल का ये वाला पैटर्न था। ठीक है, जो पहली हमारी शिक्षा नीति थी कोठारी कमीशन पे आधारित थी, यशपाल कमेटी के थ्रू बनी थी, और पहले की शिक्षा नीति जो थी वो HRD डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत आती थी। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है वो किसके अंतर्गत आती है? वो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। इसको जो है 4 चरणों में बांटा गया है। ऑब्वियसली बात है 5, 3, 3, 4 4 चरणों में बांटा गया है। अब हम उन 4 फेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो फेज है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स आधार, बेस बच्चों का। ठीक, फाउंडेशन का मतलब ही होता है नींव, जिसमें कौन कौन सी 5 सालों की बात हुई है? नर्सरी के बारे में, जिसमें नर्सरी आई है आपकी, ठीक है, LKG आई, ठीक है, UKG आई, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आई। ठीक है, आंगनबाड़ी भी हम इसको बोल सकते हैं, नर्सरी LKG UKG फेज को हम आंगनबाड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये था आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद आया आपका प्रिपरेटरी यानी कि प्रारंभिक फेज आया। प्रारंभिक फेज में कौन कौन से बच्चों की बात हुई? 8 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चों की बात हुई, जिसमें कौन कौन सी क्लासेस आई हैं आपकी? 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास। 3 है ना, तो 3 फेज हो गए, 3rd, 4th, 5th। इसी तरीके से हमको याद रखना है। नेक्स्ट जो 3 था हमारा, उसमें कौन सा था? मिडिल एज आया। मिडिल एज में कौन कौन सी क्लासेस थी? 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, जिसमें कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चों की बात हुई? 11 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की। बस आपको 3 से लेकर 18 तक शुरू हो जाना है और 5, 3, 3, 4 के पेयर्स में बांट देना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हैं, बस ये नंबर आपको करेक्ट तरीके से याद रखना है। जो लास्ट फेज था हमारा वो सेकेंडरी एज था, यानी कि माध्यमिक शिक्षा, जिसमें 9th से लेकर के 12th क्लास तक की बात हुई, जिसमें 14 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, जो इसमें एक टर्म आएगा ECE। ECE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यही है, फर्स्ट और सेकंड क्लास से पहले की जो एजुकेशन है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG या आंगनबाड़ी शिक्षा को ही अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोला गया है, जो 3 से 6 साल तक दी जाएगी। ठीक है, 3 साल से बच्चा शिक्षा लेना शुरू कर लेगा और 6 साल तक वो अर्ली चाइल्डहुड की शिक्षा लेगा। इसके हेड के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, कस्तूरी रंजन। ठीक, अब हम जान लेंगे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या था, और कुछ भी और भी नई चीज़ें थी। ये था, इसमें बात की गई क्लास 6 से ही वोकेशनल नॉलेज दी जाएगी बच्चों को। वोकेशनल नॉलेज क्या होता है? व्यावसायिक शिक्षा, मतलब बच्चों को शिक्षा के अलावा उसको खुद की स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रेशर दिया जाएगा कि वो खुद में काबिल बने। ठीक है, उसके अंदर हुनर होना चाहिए। इस चीज़ पर जो है NEP ने प्रेशर दिया। वोकेशनल नॉलेज क्लास 6 से दी जाए। बच्चों में 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात की गई। 360 डिग्री डेवलपमेंट क्या था? 360 डिग्री से मतलब था होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब इस होलिस्टिक डेवलपमेंट को हम जरा समझ लेते हैं। होलिस्टिक असेसमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब था चौमुखी विकास, जिसके अंदर 4 चीज़ें आई। 4 चीज़ें कौन कौन सी थी? फिजिकल डेवलपमेंट पर जोर दिया, बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत और एबल बनाना है। स्पोर्ट्स, अगर बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्स में भेजा जाए, इसलिए उसको फिजिकली भी डेवलप होना है। मेंटली डेवलपमेंट पर भी प्रेशर दिया गया, मेंटली डेवलपमेंट की भी बात की गई है। और सोशल डेवलपमेंट की भी इसमें बात की गई है। बच्चा रिजर्व नहीं हो, पूरे एटमॉस्फेयर को जाने समझे, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले। ठीक है, और इमोशनल डेवलपमेंट की भी इसमें बात की गई है। तो कुल मिलाकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास के बारे में न्यू NEP में बात की गई है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ही इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसको हम परख के नाम से जानते हैं। ठीक है, परख, ये किसके लिए आया था? परख क्या है? परख एक प्रोग्राम है जिसे NEP 2020 के ही रूप में NEP 2020 के ही एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। मतलब NEP को ही और इंक्रीज करने के लिए, ग्रूम करने के लिए परख लाया गया, जिसके अंदर स्कूल्स को किसके बारे में नॉलेज दी जाए? स्कूल को नए नए असेसमेंट के बारे में बताया जाए। ठीक है, न्यू पैटर्न्स के बारे में बताया जाए, है ना, नए नए रिसर्चेस के बारे में बताया जाए। स्कूल्स को इसलिए बताया जाए क्योंकि कोई भी चीज़ डायरेक्ट बच्चों को तो नहीं बताई जा सकती ना, स्कूल्स के थ्रू ही तो वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम जानेंगे परख। परख क्या है? परख मीन्स परफॉर्मेंस, P फॉर परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चों का प्रदर्शन, फिर उसका आकलन, उसके बारे में चर्चा, उसका विश्लेषण, ज्ञान और उसका संपूर्ण विकास, ये है आपकी परख की फुल फॉर्म। ठीक है, जिसको हम परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ बोली गई?
और न्यू एनईपी में बात की गई है कि 5th क्लास तक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। अगर बच्चा मदर टंग में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो उसको उसी की मातृभाषा में पढ़ाया जाए। मातृभाषा से मतलब यहाँ बिल्कुल भी हिंदी से नहीं है, जो भी उस बच्चे की भाषा है, जो उसकी मदर टंग है, उसका यूज़ किया जाए। भाषा का किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं किया जाए बच्चे पर कि उसको इंग्लिश में ही पढ़ना है कि उसको हिंदी में ही पढ़ना है। 5th क्लास तक प्राइमरी एजुकेशन उसको उसकी मदर टंग में दी जाए। बच्चे के बेस्ट पर फोकस किया। बेस्ट से मतलब था अगर बच्चे की स्किल्स को निखारना है, बच्चा स्पोर्ट्स में आपका बेटर है तो उसको स्पोर्ट्स में डालना है, उसकी कोई और स्किल मजबूत है उसको और स्किल में डेवलप करना है, तो बच्चे के बेस्ट पर फोकस किया गया। पूरी तरीके से जो न्यू एनईपी है हमारी वो चाइल्ड सेंटर है, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर बेस्ड है। टीचर के मल्टीलिंगुअल होने की बात की गई है इसमें। मल्टीलिंगुअल से मतलब क्या है, टीचर जो है वो बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी कि टीचर को सिर्फ एक ही भाषा का ज्ञान ना हो, कई भाषाओं का ज्ञान हो, क्योंकि कई तरीके के बच्चे अगर एक क्लास में बैठे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा हर लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो हर बच्चे तक अपनी बात को पहुंचा सके। ठीक है, बच्चे को हर तरीके से सक्षम बनाना है, उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात की गई है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन के आते हैं एनईपी में। कौन से बिंदु पर फोकस किया गया है, मदर टंग पर, मल्टी लैंग्वेज पर जोर देता है, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पर जोर देता है। ठीक है, 360 डिग्री ये टर्म आपको याद रखना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको याद रखना है और परख भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या बात की गई है, एनईपी में बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट से लेकर के समेटिव असेसमेंट पर लेकर के जाना है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रूपात्मक आकलन, रूपात्मक आकलन से योगात्मक आकलन की ओर बढ़ना है। अब जरा सा समझ लेते हैं ये रूपात्मक और योगात्मक आकलन होता क्या है। आकलन तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसके बारे में पता लगाना। ग्रेडिंग में तो डिवाइड करना ही नहीं है कि बच्चे ने कितना जाना है, उसको कितना सीखा है, यही होता है आपका आकलन। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रूपात्मक आकलन क्या होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसके सीखने में सुधार की क्या आवश्यकता है। सीखने में सुधार से मतलब है जैसे कि एक चैप्टर पढ़ाया, अब उस चैप्टर के लिए पहले हमने ये पूछा बच्चे को वो चैप्टर आता है या नहीं आता है, क्या क्या जानता है वो उस टॉपिक के बारे में। फिर पढ़ाने के बाद ये चीज़ जानना कि उसने कितना सीखा है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं बच्चे से, चलो अपनी लैंग्वेज में इसकी समरी लिख के बताओ, या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर करना, फीडबैक लेना कि आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो उसके सीखने में सुधार के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है, कितना सीखा है। ठीक है, जो समय समय पर किया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट होता है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि एक निश्चित समय के बाद होता है, जैसे कि मंथली एग्जाम हो गए, आपके एनुअल एग्जाम हो गए। ये भी सीखने का ही आकलन है कि कितना सीखा, लेकिन निश्चित समय में उसने कितना सीखा। ठीक है, रूपात्मक जो होता है वो समय समय पर किया जाता है, तो इसलिए बच्चे को उसने न्यू एनईपी में फॉर्मेटिव से समेटिव असेसमेंट की ओर ले जाने की बात कही। फ्रेंड्स, ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।